हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 और चैप्टर नंबर 1 जो कि अपना फंक्शन है और उसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। ये अपना लेक्चर नंबर 2 है ना। तो लेक्चर नंबर 1 से में हमने कुछ होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने, आशा करता हूँ सभी ने कर लिया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर। उसके बाद होमवर्क करेंगे, फिर लेक्चर 2 में बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में अभी तक हमने पढ़ा था कि जो √1 होता है, अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अंडर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर अंडर रूट 16 है तो इसका वैल्यू 4 होगा, ना कि +-4। अगर अंडर रूट 36 होगा तो इसका वैल्यू 6 होगा, ना कि +-6। इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे सर, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है एक बार के लिए कि सर अभी तक हमने पढ़ा था +-6, तो +-6 अंडर रूट का वैल्यू नहीं होता है बच्चों, है ना। वो होता है अगर x² = 2 लिखा हुआ है, अगर x² = 2 लिखा हुआ है तो x का वैल्यू +-2 होता है, ना कि अंडर रूट x का वैल्यू, है ना। तो ये होता है। दूसरा, अगर x के पावर में इवन हो, x का पावर अगर इवन हो तो वो नॉन निगेटिव क्वांटिटी होता है। नॉन निगेटिव क्वांटिटी मतलब या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि x² > 0, या x का पावर 6 होगा तो > 0। मतलब x का पावर जब भी इवन हो, x का पावर में अगर हो इवन, है ना, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, > 0। दूसरा, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि, या इसका वैल्यू कैसे आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि अगर 2x = 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब 0 भी नहीं होगा, 0 से छोटा भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब अगर कहीं पे 2x = 3 लिखा हुआ है तो ये सही है कि अगर ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका वैल्यू कोई पॉजिटिव आ सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे अभी ये भी हमने बताया था। अब 2x = अगर 0 लिखा हुआ है, फिर से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब इसका वैल्यू ना 0 आ सकता है ना ही निगेटिव आ सकता है, दोनों गलत। फिर सोल्व कैसे करते थे बताया था कि अगर 2x = 1 है तो 1 को हमने लिखा था 2 का पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो 1 के जगह हमने लिख दिया 2 का पावर 0। बाद में यहाँ से पावर को कंपेयर करके x का वैल्यू आ गया था 0। तो हमने ये 3 पॉइंट देखा था। चौथा पॉइंट क्या देखा था कि जो मॉड होता है, मॉड x, अगर मॉड के अंदर x होगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव अगर प्रिसाइजली बोले तो ये नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो > या = 0 होगा। इट मीन्स अगर मॉड के अंदर 2 हो तो इसका भी वैल्यू 2, अगर मॉड के अंदर -2 हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 2 होता है, पर कैसे, -2 के बराबर। मतलब मॉड के अंदर अगर निगेटिव होगा तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका वैल्यू आ जाता है 2, है ना। इसमें अगर कन्फ्यूजन होगा तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं जरा बता दो। मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं कि सर अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा हो, अगर मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है, यहाँ पे अगर x है तो अगर 0 है या 0 से बड़ा है तो उसका वैल्यू सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा। पर अगर इसके अंदर निगेटिव लिखा होगा तो मतलब x अगर <0 है तो इसका वैल्यू कैसे आता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये बताया कि मोड के अंदर अगर 2 है तो सीधा सीधा आ गया 2, पर अगर मोड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे -2 है जो कि <0 है, 0 से छोटा है, तो इसका वैल्यू कैसे आता है, माइनस से मल्टीप्लाई होगी, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर पांचवा पॉइंट क्या बताया था आपको कि सम ऑफ 2 और मोर नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव अगर प्रिसाइजली बोले कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और उनका सम अगर 0 है तो ये तब हो सकता है, कब हो सकता है, जब सारे नंबर = 0 हो। इसका एक एग्जाम्पल बताया था, है ना। उसके बाद बताया था या की माया, या मतलब और वाले क्वेश्चन में कैसे डील करते हैं। उसके बाद क्या बताया था सातवां पॉइंट कि अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, वो अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव कब आएगा, जब दोनों ही डिफरेंट साइन का होगा, अपोजिट साइन का होगा। मतलब अगर a पॉजिटिव है तो b निगेटिव, b पॉजिटिव है तो a निगेटिव। और इस तरीके से हमने बताया था कि दो नंबर को अगर डिवाइड करने से आंसर अगर निगेटिव मिल रहा है तो दोनों डिफरेंट साइन का होगा,
इसका मतलब सर अगर अपोजिट साइन का होगा तो निगेटिव मिलेगा और सेम साइन का होगा तो पॉजिटिव। ऑब्वियस ही बात है। अगर दोनों सेम साइन का हो गया, जैसे मान लेते हैं 2/, ऐसे 12 लिख दिया, तो देखो 1/6 ये पॉजिटिव है। अगर -2/-12 होता तो ये भी सोल्व होके प्लस का ही मिलता है ना। पर अगर डिफरेंट साइन होता, जैसे लिख दिया -12 और नीचे लिख दिया 2, अब ऊपर का साइन माइनस है नीचे का प्लस है, तो जब भी डिवाइड करें तो देखिए -6 आएगा। इसका मतलब बस अगर कोई दो नंबर है और दोनों नंबर को डिवाइड करने से निगेटिव मिलता है, इसका मतलब है कि ए और बी क्या होंगे, अपोजिट साइन का। 7वां पॉइंट हो गया। उसके बाद 8वां पॉइंट में हमने ये फार्मूला बताया था, याद होगा, और इससे रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन भी किया था इंटीग्रेशन का कि कैसे एप्लीकेशन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने इंटरवल वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर ए बिलोंग्स टू है 1 से 3 क्लोज ब्रैकेट में, है ना, तो ए स्क्वायर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या बताया था कि अगर ए स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, उसके बाद जैसे क्या आएगा तो इसमें हमें सीखने का बात था कि सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। अगर 1/x पूछता तो कि सर -4 से 3 है और 1/a का वैल्यू क्या होगा, तो 1/a का, तो अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा था, ए स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा था तो एक्स स्क्वायर का बनाया था। अगर 1/a का वैल्यू पूछ रहा है तो 1/x का ग्राफ बना लेंगे, जो कि ऐसे ग्राफ बनता था, है ना। तो ये देखा था। चलिए उसके बाद 1/a स्क्वायर का पूछेगा तो अब जरा देख लीजिए, है ना, कि अगर सर 1/a का पूछ रहा था, सबसे पहले क्या पूछा कि ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बना था, ऐसे। 1/a का वैल्यू पूछा तो हमने 1/x का बनाया। 1/x का ग्राफ कैसे बन रहा था, तो ऐसे। अब 1/a स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है तो हमें ग्राफ किसका बनाना होगा, 1/x स्क्वायर का। किसका बनाना होगा, 1/x स्क्वायर का। और 1/x स्क्वायर का कैसे ग्राफ बनेगा, तो ये तो सेम ही बनेगा, पर ये जो पहले से इधर निगेटिव आ रहा था इसको भी हमने ऊपर टर्न आउट कर दिया पॉजिटिव। उसके बाद वैल्यू हमने बताया था। उसके बाद हमने दिया था कुछ होमवर्क। उसके बाद दिया था आपको होमवर्क किया आप लोगों ने, ये सब था होमवर्क, याद है। जरा वैल्यू बता दो जल्दी से कि अगर a है -3 से 4 तो a स्क्वायर क्या होगा। तो बताया था कि पहले आप ग्राफ बनाएंगे, तो हालांकि यहाँ तो 3, यहाँ पे -3 तो स्क्वायर करेगा तो 3 से 9 आंसर बोल दीजिएगा, सॉरी 3 से और मतलब 9 से और 16 बोल दीजिएगा, पर ये गलत हो जाएगा। तो आपको पहले a स्क्वायर का वैल्यू, a स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना होगा और वहाँ से आपका वैल्यू मिल जाएगा 0 से 16, है ना। अब a क्यूब का क्या होगा, तो a क्यूब निगेटिव के लिए निगेटिव ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -27 से, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। मिला लेंगे, है ना, आप लोगों ने जो ट्राई किया होगा। अब 1/a का पूछ रहा है तो भी बताया 1/a के लिए 1/x का ग्राफ बनाना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जिन्होंने ट्राई किया है अपना मिलाते रहिएगा। तो इसका आंसर होगा -∞ से -1/3 क्लोज ब्रैकेट, 3 पे क्लोज ब्रैकेट है तो -1/3 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन, और ये हो जाएगा अपना 1/4 से इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी हो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इन पे ओपन ब्रैकेट हमेशा लगेगा। लास्ट क्वेश्चन था आपका 1/a स्क्वायर का, ठीक है। 1/a स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, अभी बताया कि ऐसे ऐसे बन जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -3 से 4 है तो इसका वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 1/9, यहाँ से कितना आएगा 1/16, दोनों में छोटा कौन सा है 1/16, तो शुरू होगा अपना 1/16 से और ऊपर चले जाएगा। तो ये हो गया होमवर्क। चलिए अब होमवर्क डिस्कस करने के बाद आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक लिखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग पढ़ेंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अभी तक हमने पॉइंट नंबर देखा था 9, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में हम लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब जरा बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले सबसे पहले ये बताइए
कि हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसके लिए बताइए इधर हो गया, चलो ये बताओ, ये है ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बताइए कि ग्रेटर देन जीरो कब होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्रेटर देन जीरो कब होता है। तो ये कब होता है, जब अपना ए भी पॉजिटिव हो, और दूसरा जब इसका डी निकालेंगे तो डी क्या होगा, लेस देन जीरो। डी मतलब जानती हैं, डी इक्वल टू धराचार्य मेथड के बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो आ जाओ, ए ग्रेटर देन जीरो आए, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात जो इसमें सीखने वाली है कि ये निगेटिव कब होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर लेस देन जीरो कब होता है, इफ हमेशा कब होगा, जब ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी निगेटिव हो और डी भी निगेटिव हो। चलिए दो बात, इन दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि डी हमेशा निगेटिव होगा, और अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर ए लेस देन जीरो है तो ये ऑलवेज निगेटिव होगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पर दो पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो कब होता है, तो ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी लेस देन जीरो। अच्छा ए सर लेस देन जीरो कब होगा, तो यहाँ भी डी तो लेस देन ही जीरो होगा, पर ए क्या हो जाएगा अपना निगेटिव, लेस देन जीरो। चलो अब आज जो सीखना है इसमें सबसे पहले सीखेंगे कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है। जैसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ आपको कि ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका ग्राफ बनाइए, ड्रॉ ग्राफ। तो पहला क्वेश्चन मैं खुद से करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन जब मैं दूंगा तो आप ऐसा करेंगे, वीडियो को सबसे पहले आपको पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है ना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ओके, तो पहले कैसे हो रहा, चलो तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ आपको ड्रा करना है। इसके लिए लिखिए स्टेप वन कैसे करते हैं। स्टेप वन आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, अगर y दिया हुआ है तो फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। चलिए बताइए कि अगर y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, ज़रा बताओ। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स का 1, कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं सर, स्टेप नंबर 2, इक्वेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 2x प्लस 1, इसको क्या कर दिया इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। इसका क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, x को यहाँ पे y में पुट कर देना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो x का वैल्यू कितना है, -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1। तो ये सोल्व करेंगे, कितना आएगा, सोल्व करने पे इसका वैल्यू आ जाएगा 3/4। अब x और y क्या क्या मिल गया बताओ, x मिल गया अपना -1/2, y मिल गया 3/4। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। चलिए अब इसमें सीखने वाली दो बात कि सर सबसे पहले हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना था, किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाना था। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना है आपका, कितना है आपका, अभी बताया, वर्टेक्स आपका सोल्व करने के बाद कितना आया,
तो ये है आपका -1/2 और 3/4, ये है आपका वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, है ना। चलो अब बताओ वर्टेक्स निकालने के बाद क्या करेंगे, दो चीज़ें इसमें चेक करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे कैसे होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो पैराबोला बनेगा ये बनेगा आपका ओपन अपवर्ड। कब? जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ए लेस देन 0 होगा तो इसका पैराबोला कैसा बनेगा, ओपन डाउनवर्ड। कैसा बनेगा, ओपन डाउनवर्ड। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 1, जो कि पॉजिटिव है, जो कि क्या है पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ओपन अपवर्ड। अच्छा वर्टेक्स कितना है ज़रा बता दो। तो वर्टेक्स एक्स में -12 और वाई में प्लस में 3/4। तो ये पॉइंट समथिंग यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब बस अब क्या करना है, ग्राफ बना देना है ओपन, ऐसे ओपन अपवर्ड हो गया। तो ये हो गया ग्राफ सिंपल सा। चलिए दूसरा y इक्वल टू बताओ, अभी इसका जल्दी से ग्राफ 3x² प्लस 4x प्लस 5 हो गया। सबसे पहले आप देखिए a क्या है पॉजिटिव, a क्या है यहाँ पे 3, दैट इज ये है ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ओपन अपवर्ड। अब क्या निकाल लेना है हमें, वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट। वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, वर्टेक्स के लिए क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट तो कर दीजिए। y इक्वल टू कितना है 3x² प्लस 4x प्लस 5। निकालिए आप सबसे पहले dy/dx कितना आ जाएगा 6x प्लस 4। उसके बाद क्या कर देते हैं, इक्वेटेड टू 0। तो x कितना आ जाएगा -4/6 और इसको कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा -2/3। अब इसको क्या करना है, y के अंदर पुट कर देना है। चलिए तो y कितना है 3x² प्लस 4x प्लस 5, यही है y, है ना। चलिए अगर ये y है तो x का वैल्यू यहाँ पे रख दो, 3 - 2/3 का स्क्वायर प्लस 4 - 2/3 प्लस 5, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपना 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 पर एक कट भी जाएगा तो ये आ जाएगा अपना 4/3। ये कितना आ जाएगा 8/3 प्लस 5। एलसीएम लेकर सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लेकर सोल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 11/3 बस। तो वर्टेक्स क्या मिल गया, वर्टेक्स मतलब x, y कितना मिल गया, तो x अपना मिला था -2/3 और y मिल गया 11/3 बस। अब a पॉजिटिव था तो ओपन अपवर्ड, चलो जल्दी से बता दीजिए। तो -2/3 एज्यूम कर लेते हैं इधर और ये 11/3 यहाँ, फिर से कुछ ऐसा मिल गया वर्टेक्स। ये वर्टेक्स मिल गया, ओपन अपवर्ड आप ऐसे पैराबोला बना दो। तो ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5। समझ गए, है आसान। आपको क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपका इसका देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये क्या देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो ओपन अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव हुआ तो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, जैसे ये, है ना। उसके बाद क्या निकालना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट और उसको इक्वल टू 0, वहाँ से आ जाएगा x, बाद में ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू, बस ये है सिंपल। तो हमने इतना पढ़ लिया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका ग्राफ अब बनाकर बताओ जरा। y इक्वल टू आ गया अपने -x² प्लस x प्लस 1। सबसे पहले किस पे ध्यान गया कि सर यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है -1, एक कितना है यहाँ पे -1, जो कि सर लेस देन 0 है। मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर a लेस देन 0 तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। अब क्या निकालना है हमें, वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या करना है, dy/dx कितना हो जाएगा -2x प्लस 1। dy/dx को क्या करते थे, इक्वेटेड टू 0, यही तो करते थे। अब 0 को इक्वेट करिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2x इक्वल टू -1, तो x आ गया आपका 1/2।
अब x अगर 1/2 आ गया तो y में पुट कर दीजिए। y कितना है, -x² प्लस x प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। सही है, कोई दिक्कत? सोल्व कर लेंगे। तो ये सोल्व करने से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/4। चलिए, तो इस बार वर्टेक्स मतलब x, y कितना मिल गया, तो x मिला अपना 1/2, y मिला 5/4। ग्राफ ये कैसा है, लेस देन 0 तो ओपन डाउनवर्ड। चलो बता दो, ये 1/2 इधर आ गया, 5/4 इधर आ गया, तो वर्टेक्स आपका कहीं इधर आ गया और डाउनवर्ड है, तो ऐसे बना दीजिए ग्राफ। कोई दिक्कत? वर्टेक्स कितना हो गया, 1/2 और 5,4, ये पॉइंट मिल गया। पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए। वो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो ऐसे ही सारे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे तो उसका ऐसे ही ग्राफ बना लेना है। ठीक, तो आशा करता हूँ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीख लिए होंगे, है ना। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाने के बाद हम इसमें पढ़ेंगे अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब सारे नंबर के बारे में पढ़ना है। चूँकि हम क्लास 12 में हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जानते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इसमें दोनों होता है, रियल और ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स, और जो आयोटा के साथ होता है इमेजनरी। इसका मतलब सर कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल, दूसरा होता है इमेजनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टाइप से हो गया। पहला हुआ, ये सही है, दिख नहीं रहा, चलो सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हो गया, एक हो गया रियल, दूसरा हो गया इमेजनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जिसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है ना। इसमें रियल नंबर में क्या क्या आता है, अलग से सारा बता दूं क्या, कोई नहीं, क्लासिफिकेशन ऐसे बता देता हूँ। चलिए, पहला रियल नंबर में सबसे पहला क्या होता है, नेचुरल नंबर। डायरेक्ट बताते हैं, नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, तो कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेचुरल नंबर में ही अगर जीरो को भी कंसीडर कर लेते हैं तो ये अपना आ जाता है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट किसे करेंगे, डब्ल्यू से। ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से 1 2 3 ये हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर आता है अपना इंटीजर। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, तो आई से भी करते हैं, कैपिटल आई से, या कहीं पे जेड से भी इससे इंटीजर को डिनोट करते हैं, है ना। इंटीजर में तीन टाइप का होता है, निगेटिव इंटीजर। चलो बताता हूँ, निगेटिव इंटीजर मतलब मान लीजिए इधर -∞ डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना। तो इन सब को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोल दिया निगेटिव इंटीजर। और जीरो क्या होता है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है, निगेटिव भी नहीं होता है ना। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, जिसको भी हमने बोला कि नेचुरल नंबर कर रहे थे सर, इसमें अगर जीरो को भी कंसिडर कर लिया तो होल नंबर, बस यही है। चलिए, इसमें भी एक टाइप आता है अपना चलिए इंटीजर के बाद फोर्थ लिखिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बता सकते हैं, डिस्टर्बेंस बहुत है।
रेशनल नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले बताओ रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल क्यू से। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल क्यू से। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? इफ आफ्टर, लिख लीजिएगा क्या रेशनल नंबर क्या होता है? इफ आफ्टर डेसिमल डिजिट, इफ आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटेटिव और टर्मिनेटिंग, तो इनको क्या बोलते हैं? देन numbers are called रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे हम क्लास छोटे क्लास में देखते थे कि रेशनल नंबर क्या होता है सर? जिसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, है ना। पर वो सब जानते ही होंगे, हम क्लास 12 में, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। चलिए, तो रेशनल नंबर क्या होता है कि अगर डेसिमल के बाद रिपीटेटिव मतलब रिकरिंग नंबर हो या टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे अगर 0.13 आ गया तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रिपीटेटिव मतलब 0.131313 ऐसे मिलने लग गया तो इसको जानते हैं, इसको बार के फॉर्म में। सर यहाँ पे हर बार 1313 रिपीट हो रहा है तो 13 के ऊपर लिख देते थे बार। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो इसको 13 लिखिए। अब जितना नंबर रिपीट हो रहा है उसके बदले उतना 9 ऐसे आता था। तो आप जानते होंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने का भी मतलब नहीं है। तो ये आ गया अपना 13/99। चलिए, तो ये हो गया रेशनल नंबर। कुछ अब डेसिमल के बाद जो रिकरिंग हुआ और टर्मिनेटिंग हुआ उसको हमने बोला रेशनल। तो जो रिकरिंग नहीं होगा, जो नॉन रिकरिंग हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। 5वां में लिख के लो, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जो नॉन रिकरिंग हो प्लस नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है अपना पाई का अप्रोक्स वैल्यू कितना होता है ये याद रखिएगा, 3.14। दूसरा, पाई बाई 2 का अगर कहीं वैल्यू आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1.57। दो इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर पाई स्क्वायर भी कहीं पूछ दिया तो 3.14 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 9.86। ये इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट ई, तो ई का वैल्यू कितना होता है? 2.718। ये सारे अप्रोक्स है ना। ऐसा नहीं समझिए सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था, पर ये सब तो टर्मिनेटिंग है, नहीं, ये सब अप्रोक्स वैल्यू है। ये 4 का वैल्यू आपको याद रखना है, बस यही सब है। अब इसी में एक चीज़ और लास्ट में बता देता हूँ, है ना, कि सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर इज, अगर कोई बोलता है ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर तो ट्रू, बट ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर फॉल्स। क्यों? क्योंकि सर होल नंबर के अंदर तो जीरो भी आता है, होल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। आगे बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। उसके बाद इंटीजर के बाद आ जाता है अपना रेशनल में के बाद आएगा अपना रियल, और रियल क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्स। ये 4 जरा याद रखिएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? क्या है? ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल होल नंबर इज इंटीजर, ऑल इंटीजर इज रेशनल नंबर ट्रू, ऑल रेशनल नंबर इज रियल नंबर ट्रू, ऑल रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रू। तो इधर से अगर इधर जाएंगे तो ऑल ट्रू, चाहे कोई भी, ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर तो ट्रू, ऑल इंटीजर इज कॉम्प्लेक्स नंबर तो ट्रू। अगर इधर से इधर जाएं तो सारे ट्रू, और उल्टा अगर आने लग जाए कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर, फॉल्स हो जाएगा, ऑल रियल नंबर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। अगर उल्टा है तो फॉल्स होता है, ये भी ध्यान रखिए। बस इतना ही है। सर इसको याद कैसे करें?
क्योंकि जब भी मैं बच्चों को क्लास लेता हूँ तो उनका एक प्रॉब्लम यही होता है कि सर आपने इतना सारा लिखवा तो दिया कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल होल नंबर इज इंटीजर। अच्छा, इंटीजर को आई या जेड दोनों से दिखाते थे, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड। ऑल इंटीजर इज ऑल इंटीजर इज रेशनल नंबर, ट्रू। ऑल रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ट्रू। ऑल रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू। पर सर इसको याद कैसे करें? तो उसके लिए एक ट्रिक मैं बच्चों को बताता हूँ अपने क्लास में, है ना, कि ऐसे याद रखिएगा। आप लोगों को मूवी देखा होगा, कौन सा, जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मूवी कौन सा है काफ़ी फेमस, फिलहाल याद नहीं आ रहा है, पर यहाँ देखिए, कोई नहीं, उसी पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पे ये अपना है ट्रिक। क्या है? एन स्टैंड फॉर, एन से मैं लिखता हूँ ना, डब्ल्यू से लिख दिया वाह, जेड से लिख दिया ज, तो ये आ गया अपना नवाज। ये क्या आ गया? नवाज। क्यू से लिख देता हूँ कू, आर से लिख देता हूँ रै सी। तो अगर ये एक बात याद रखेंगे, नवाज कुरैशी, तो ये पूरा पैटर्न याद रहेगा। नवाज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल, सी से हो गया अपना कॉम्प्लेक्स। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अपना नंबर सिस्टम शॉर्ट में हो गया कंप्लीट, ठीक। अब इसी में ज़रा एक चीज़ और बता देता हूँ, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटी के बारे में। इनइक्वलिटी से पहले बता देता हूँ आपको इंटरवल के बारे में। इंटरवल मतलब इसमें मेनली 3 टाइप का ब्रैकेट होता है सर। एक होता है ओपन ब्रैकेट, ये एक हो गया ये क्लोज ब्रैकेट, दूसरा होता है ये सेट वाला। चलिए, तीनों का मतलब क्या आता है ज़रा ये बता देता हूँ। जैसे मान लो ये x है और ये ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 4 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x बिलोंग्स टू 1 4, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, 4 पे भी इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ये हो गया अपना, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि 1 से 4 तक सारा नंबर है, बट उसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड नहीं है। चलिए, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर लाइन पे 1 है, 4 है, 1 इंक्लूड नहीं है तो 1 पे लगा दीजिए होलो ब्रैकेट, 4 भी सर इंक्लूड नहीं है तो 4 पे भी 1 होलो ब्रैकेट, है ना। और ऊपर 1 से 4 तक सारे नंबर हैं तो बस यहाँ पे अपना होलो ब्रैकेट है, बट उसके अंदर ये सारे हो गए। ये हो गया अपना ओपन ब्रैकेट, ये है ओपन ब्रैकेट, इसका नाम होता है। ये इसका नाम होता है क्लोज ब्रैकेट। क्या है? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्या होता है कि अगर एक से ए पे ऐसे है, मतलब 1 के भी बराबर है, 4 के भी बराबर है, तो इसको कैसे दिखाते हैं? x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से 4। सर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो नंबर लाइन पे 1 और 4 दिखा दिया, 1 पे भी डॉट या डॉट, यहाँ पे भी डॉट, और 1 से 4 तक सारा। अगर 1 को इंक्लूड नहीं करना होता है तो हॉलो, और नहीं होगा तो ये डार्क सर्कल, इसको डार्क सर्कल भी कहते हैं। ये हो गया। चलिए, ये क्या होता है? ये अपना सेट को दिखाता है। सेट मतलब जैसे देखिए, जैसे एक डाइस है, तो डाइस में क्या क्या होता है? आइदर 1 2 3 4 5 6, है ना। तो डाइस के अगर डाइस में कौन कौन सा नंबर आता है, अगर उसको दिखाने के लिए तो हम ऐसे दिखाते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो ये सेट के अंदर दिखाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें या तो जैसे इसमें क्या होता है, 1 है 2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 2 के बीच भी वो सारे नंबर हैं डेसिमल वाले, नहीं, सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3, सिर्फ 4, सिर्फ 5, सिर्फ। चलिए, सेट का एक जैसे एग्जांपल भी बता देता हूँ। अगर एग्जांपल लिखा हमने x² - x - 6 = 0, तो x का वैल्यू बताओ। x का वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज, तो फैक्टराइज कितना हो जाएगा? x - 3 और x + 2 = 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या गया? 3 और -2, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 और -2। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x बिलोंग्स टू
-2 और 3, और ये आ गया अपना कर्ली ब्रैकेट। बस यही है, ये अब हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वलिटी के बारे में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।